हेलो बेटा, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स रनिंग स्टेट में है और थर्मोडायनेमिक्स में जो लास्ट का सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज इन एंथैल्पीज पढ़ा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स पढ़ा, जिसमें एक हीट ऑफ रिएक्शन थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब हुआ करती थी। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी निकाले हैं। 2 लेक्चर्स आ चुके हैं इसके थर्मोकेमिस्ट्री के, तो पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए। प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स में जाइए, उसमें शुरुआत में आपको थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे और लास्ट के 2 लेक्चर्स जो होंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री के होंगे। तो इसके बाद क्या है बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री में अभी 2 हीट्स यानी 2 एंथैल्पी चेंजेस हमें और पढ़नी रह गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के नज़रिए से। वो हैं, एक तो है बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, और दूसरी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इन दोनों को डिस्कस करना है, दोनों को अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग बॉन्ड एनर्जी और उससे जुड़े हुए 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ के। तो बेटा जी, पहले पीछे का कवर करिएगा थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बाद आप इन लेक्चर्स पे आइएगा। ये तो लास्ट के 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, अब एक आज का और एक जो नेक्स्ट आएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है। देखिए, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। हमने ये मॉलिक्यूल लिया AB नाम का, जो कि गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर है क्या, A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, हमने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो जो बॉन्ड एनर्जी निकल के आएगी वो सिंगल बॉन्ड की होगी, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी निकल के आएगी वो डबल बॉन्ड की होगी। तो AB ये एक मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हीट किया, इसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो A और B के बीच में जो भी बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएगा। ये 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल इसका रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इसका 1 मोल नहीं बल्कि बॉन्ड्स का 1 मोल रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये 1 मोल है तो बॉन्ड्स भी 1 मोल ही होंगे। तो इस तरीके से जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, A गैस और ये B गैस, इस तरीके से। मॉलिक्यूल्स नहीं बनने चाहिए यहाँ पर। इससे क्या होता है, कई बार HCl को आप हीट करोगे तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 आएगा, वो नहीं चलेगा। वो Cl2 और H2 क्या है, वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को आपने हीट किया, इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एटम्स को, गैसियस स्टेट में था, एटम्स को आपने सेपरेट कर लिया, और एटम्स किस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो भाई हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होता है। तो यहाँ का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, हर रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कहते ही हैं, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये वाला होगा, ये बराबर होगा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ A बॉन्ड B। अब अभी हमने यहाँ पर सिंगल दिखा दिया है, मे बी ये डबल हो या मे बी ये ट्रिपल हो। तो ये होती है बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हो गया होगा होपफुली। मैं और एग्जांपल्स पहले ले लेता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे ये CH4 है। CH4 गैसियस स्टेट में है, हमने हीट किया, C गैसियस स्टेट में आना चाहिए, और 4 हाइड्रोजन के एटम्स, ना कि मॉलिक्यूल्स। यहाँ का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो CH4 जो होता है, इसमें C और H के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। और जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन की गई है वो 1 मोल बॉन्ड्स के लिए डिफाइन की गई है। तो इस रिएक्शन में आप जब चेक करोगे तो आपने क्या किया, C और H के बीच के 4 बॉन्ड्स को तोड़ा है, 4 मोल बॉन्ड्स को तोड़ा है। तो जो एनर्जी में चेंज आया या जो एंथैल्पी में चेंज आया वो क्या है, डेल्टा RH के बराबर है। तो ये डेल्टा RH C बॉन्ड H के बराबर नहीं होगी, C बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी के बराबर नहीं होगी। जब हम क्या करेंगे, डेल्टा RH अपॉन 4 कर देंगे, तो ऐसे केस में जो निकल के आएगी वो होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H इन मीथेन। इन मीथेन, ये भी क्योंकि C बॉन्ड H तो कई जगह होगा, इथेन में होगा या कहीं और भी हो सकता है, तो मे बी वहां पर क्या हो, एनर्जी अलग हो।
तो मीथेन में C बॉन्ड H की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो भी यहां पर CH4 को जब आपने हीट किया, कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम जो कि गैसियस स्टेट में हैं, तो जो वहां पर एंथैल्पी में चेंज आया, जब आप उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H, राइट। ये होता है। और एक आध एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया H2O लिया, H2O गैसियस स्टेट में हमने लिया और हमने इसको, ये 2 हाइड्रोजन के एटम गैसियस स्टेट में और ये ऑक्सीजन का एटम गैसियस स्टेट में, और यहाँ का जो भी एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, डेल्टा RH है। तो आप ध्यान दीजिएगा H2O में क्या होता है, O और H के बीच 2 बॉन्ड होते हैं और जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है वो 1 मोल बॉन्ड्स के लिए होती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H इन H2O होगी वो डेल्टा RH अपॉन 2 के बराबर होगी। तो ये होती है बेटा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्या डेफिनीशन है, पहले आप डेफिनीशन लिखिएगा, उसके बाद आप इन एग्जांपल्स को लिखिएगा, क्योंकि डेफिनीशंस को यूज करके ही हमने इनको रिलेट कराया है। तो डेफिनीशन क्या है, लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bonds so that atoms are separated in gaseous state is called as bond energy। तो अगर बॉन्ड एनर्जी हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कहेंगे, अगर यहीं पे हम कहें बॉन्ड एंथैल्पी तो आप इस तरीके से लिख दो और करके, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole of a particular type of bonds are broken या dissociated so that atoms are separated in gaseous state is called bond enthalpy of that particular bond। ये बात लगानी जरूरी है, of that particular bond। वो ऊपर वाली जो डेफिनेशन आपको लिखाई उसमें भी जरूर लगाइएगा, ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। उसके बाद आप इन एग्जांपल्स को दिखा दो। हमने यहाँ पर सीधे सीधे, अब हम क्या करते हैं, जब हमने वहां पर सिंगल बॉन्ड ले ही लिया है तो आप यहाँ पर क्या करें, सिंगल दिखा ही दें, ये सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब आप देखिएगा आगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरीके से। एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट लिया, यहाँ पर 4 बॉन्ड थे, 4 सिंगल बॉन्ड थे, वेल नोन है मीथेन, वो तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, ये तो रियल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड तोड़े थे, तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आया था उसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो निकल के आई बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पर H2O में 2 मोल बॉन्ड थे, तो हमने जो भी एंथैल्पी चेंज थी उसको 2 से डिवाइड किया। अब देखो क्या है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया O2 का। अब O2 में आप सबको पता है कि क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। अब ये गैसियस स्टेट में था, हमने क्या किया, हीट कर दिया और 2 ऑक्सीजन गैस के एटम्स बना लिए। यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज है उसको हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखा। अब जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा RH के बराबर होगी। क्योंकि इस वाली रिएक्शन को आप देखोगे तो इसमें और कुछ हुआ ही नहीं है, बस केवल O डबल बॉन्ड O को ही, ये ट्रिपल लग गया गलती से, यहाँ डबल बॉन्ड होता है तो O बॉन्ड O को ही यहाँ पर तोड़ा गया। ऐसे ही अगर हम N2 लेते तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक तो ये चीज हो गई, डेफिनीशन आपको क्लियर कराई। सेकेंड बात करते हैं इसको रब करने के बाद। देखो बेटा, जो दूसरी बात हम यहां पे करने जा रहे हैं वो ये है, जैसे H2O होता है, H2O में H और O के बीच 2 बॉन्ड्स होते हैं। हमने क्या किया, दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग स्टेप में ब्रेक किया। सपोज दैट ये है H2O, HOH दिखा दिया आपको बकायदा, क्योंकि यहां पर 2 मोल बॉन्ड्स होते हैं, गैसियस स्टेट में लिया था। पहले हमने क्या किया, इसको केवल एक बॉन्ड को तोड़ा, तो यहां मिला क्या, HO गैस, और साथ में क्या हो गया, ये H। यहां का जो भी एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है। ध्यान देना, अगर आप डेफिनीशन को चेक करेंगे तो डेफिनीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन जो डेल्टा H1 होना चाहिए वो O बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि हुआ क्या, इस स्टेप में आपने 1 मोल O बॉन्ड H को ब्रेक किया है, तो जो डेल्टा H1 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H होनी चाहिए। देन
देखो फिर से हमने क्या किया, H बॉन्ड O, यहां भी क्या है 1 मोल बॉन्ड्स हैं, यहां 2 मोल थे लेकिन तोड़े 1 मोल ही थे। अब इसको हमने तोड़ दिया, O गैस प्लस H गैस, यहां का जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 है। तो आप ध्यान दो, दोनों ही स्टेप्स में हमने जो काम किया वो सेम है, जो प्रोसेस हुई वो सेम है। यहां भी 1 मोल O बॉन्ड H को तोड़ा गया, ये तोड़ दिया, ये वाला बचा, और यहां भी 1 मोल O बॉन्ड H को तोड़ा गया। तो लॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि जब दोनों में हमने सेम काम किया है तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन बेटा जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। वजह क्या है? वजह है H2O एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, अगर यहां पर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। HO है जो, वो स्टेबल स्पीसीज नहीं है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा O और H में, तो यहां पर आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी। फिर अब हम क्या करें भाई, जो प्रोसेस थी इसमें भी O बॉन्ड H को तोड़ा, 1 मोल को तोड़ा, इसमें भी O बॉन्ड H को तोड़ा, 1 मोल को तोड़ा। अब हम डेल्टा H1 को बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H इन H2O माने, या डेल्टा H2 को O बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी माने। तो यहां पर एक दिक्कत थी, तो फिर इस केस में क्या कहा गया कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H किसमें, इन H2O जो होगी वो क्या करें आप, ऐसे केस में डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का क्या कर लें, एवरेज निकाल लें, ये होगी, इसके बराबर होगी। बैलेंस हो गया सब कुछ। तो ये लिख लीजिएगा पहले, कॉपी करने के बाद फिर आप लिखिएगा, when a molecule has more than one same type of bonds, कॉमा लगा के, when bonds are broken in different steps, when bonds are broken in different steps, कॉमा लगा के, different amount of energy is required, different amount of energy is required, फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर लिखिएगा, in this case bond energy of that particular bond in given molecule is taken as average of bond energies of different steps, bond energies of different steps। तो ये हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक रिलेशन पढ़ा था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू था सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे उल्टा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फार्मूला क्या है, ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है सम ऑफ, कंसीडर कर लीजिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां पहले आएगा, रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां से हम क्या करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक हम लोग बंद कर देते हैं, रब करते हैं इसको, फिर न्यूमेरिकल्स के साथ जुड़ते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब डेल्टा RH निकालना है, और ये रिएक्शन आपको दी गई है। इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजिनेशन किया गया और इथेन बना, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और आपको कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज दी गई। तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे जो हमारा सोल्यूशन होगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पीज से हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हम कहेंगे डेल्टा RH इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स
माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमें करना होगा। अब जरा हम आपको थोड़ा सा ये बता दें रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स हैं कितने। जैसे अगर हम CH2 बॉन्ड CH2 को एलेबोरेट करें, यहां पे कर लेते हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में क्या होगा, ये कार्बन, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये डबल बॉन्ड होगा और फिर से क्या होगा, ये स्थिति होगी। अच्छा, H2 में तो आप जानते ही हैं क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H होगा। फिर क्या है, C बॉन्ड C, इसके साथ क्या होंगे, ये 3 बॉन्ड होंगे H, और इस कार्बन के साथ भी ये 3 बॉन्ड होंगे। तो अब आप चेक करिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स को पकड़ते हैं। रिएक्टेंट्स में 2 टाइप के बॉन्ड हैं, C डबल बॉन्ड C है और C बॉन्ड H है। तो हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C तो एक ही है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, राइट, प्लस 4 इंटू, क्योंकि C और H के बीच जो बॉन्ड्स हैं यहां से आप देखें 1 2 3 4, C और H का जो सिंगल बॉन्ड है वो 4 बॉन्ड्स हैं यहां पे। क्या करेंगे, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H। रिएक्टेंट साइड में और भी देख लो, प्लस क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड H, ये आ जाएगा, माइनस। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में 2 टाइप के बॉन्ड हैं, एक तो C बॉन्ड C सिंगल है, तो ये आ जाएगा, माइनस के बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C प्लस 6 इंटू, अब यहां पे होगा C बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H, राइट। C बॉन्ड H यहां भी था, C बॉन्ड H यहां भी है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू कितना बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे C डबल बॉन्ड C, ये है 615, तो 615 हो गया, प्लस अब 4 को मल्टीप्लाई करना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H। देखो C बॉन्ड H ये 414 दिया है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया किसको, 414, प्लस हाइड्रोजन वाले केस में आप देख लो ये है 435, यहां माइनस लगा देते हैं। C बॉन्ड C जो है वो 347 है, तो ये हो गया 347 प्लस 6 इंटू C बॉन्ड H है 414। और हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो मिल जाएगी। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक आध और क्वेश्चंस कराते हैं टफ, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, क्या होगा बताएंगे अभी। देखिए बेटा, क्वेश्चन है जिसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। कैलकुलेट द C बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट मतलब सॉलिड है, 3H2 गैस, C2H6 गैस, इसका डेल्टा H दिया है। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस जब बनाते हैं, ग्रेफाइट सॉलिड होता है, तो डेल्टा H इसका इतना होता है। H2 मतलब ये तो कुल मिला के आप कह ही सकते हो कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो H बॉन्ड H की है। तो यहां से हमें क्या करना है, हमें C बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। जरा सोचिएगा, अगर हमें C बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो तो वो हमें यहां से मिल सकती है, क्योंकि C बॉन्ड C केवल यहीं पे है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि करना क्या होगा, हम ऐसा करें, इस वाली रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लगाएं इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मिल सकती है। लेकिन वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्बन यहां पर क्या है, ग्रेफाइट। ये तब एप्लीकेबल होता जब ये क्या होता, ये गैस होता। तो चलो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे हमने यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर लिया, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन 1 माना, और ये डेल्टा H1 हो गया। इसको इक्वेशन 2 माना, यहां लिख दिया बेटा, चलो यहां 1 लिख देते हैं। यहां इक्वेशन नंबर 1 हो गई, डेल्टा H1 हो गया।
इक्वेशन 2 हो गई, डेल्टा H2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गई और ये हो गया डेल्टा H3। तो एक काम करते हैं, यहां 2C है और यहां C ग्रेफाइट है। अगर हम एक काम कर लें कि अगर यहां पर C गैस ले आए कैसे भी करके, C गैस कैसे आ सकता है? देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमने माइनस किया किसको? 2 को माइनस किया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां 2C ग्रेफाइट है, यहां केवल ग्रेफाइट है। तो इक्वेशन देखो, इसमें हेजेस लॉ लगाना पड़ रहा है और बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो C ग्रेफाइट इनको हटाना है हमें कैसे भी करके, C ग्रेफाइट को। अगर C ग्रेफाइट को हम हटाएं तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो। तो ऐसा करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, जरा वो लिख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 2C ग्रेफाइट, ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, माइनस किया था ना हमने, तो ये माइनस ये कैंसिल हुआ। तो जो कार्बन गैस था वो प्रोडक्ट साइड में तो माइनस में हो गया 2 बार, तो रिएक्टेंट साइड में कैसा हो जाएगा? रिएक्टेंट साइड में वो हो जाएगा प्लस में। तो इक्वेशन जो बनेगी यहां पे, तो बनेगी 2C गैस प्लस 3H2 गैस, और यहां पर क्या होगा, ये C2H6 गैस रहेगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना और ये डेल्टा H4 होगा, और डेल्टा H4 किसके बराबर होगा? ये होगा डेल्टा H1 - 2 इंटू डेल्टा H2 के बराबर। अब आप यहां चेक करो, यहां एक्चुअली है क्या क्या आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? C बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो यहां का जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये जो डेल्टा H4 है वो किसके बराबर होगा? ये डेल्टा H4 अगर आप देखोगे तो ये बराबर होगा वही सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स से। अगर हम देखें तो बेटा यहां तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ दो। रिएक्टेंट्स में हम क्या करेंगे? 3 इंटू, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी? H बॉन्ड H की। अब यहां क्या लेना पड़ेगा हमें? प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स में ध्यान दोगे C2H6 जो होता है, C2H6 में CH H H CH H H ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम? यहां पर लेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड C जो कि आपको निकालनी है, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H, राइट? C बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। अब आप जरा इस फार्मूले में पुटअप करो, ये डेल्टा H4 ये आपको यहां से पता लग चुका होगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर जगह है यहां पे। तो ये होगा बेटा डेल्टा H4 जो होगा डेल्टा H1 ये -84.67 है, और -2 इंटू डेल्टा H2 जो है वो 716.7 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -84.67, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस ये 4 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ये 14 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये 7 एच सच रहेगा, 6 और 4 10 0 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 3 और 1 4, और 4 कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद ये 3 और ये 8 11 1 होगा, फिर 1 कैरी करेगा 5। तो इसमें कुछ हो गया है गड़बड़, क्योंकि ये अच्छा गड़बड़ नहीं हुआ एक्चुअली, ये डेसिमल प्लेस करना भूल गए, और ये क्या होगा? ये होगा 1। तो 1518, और ये वैल्यू किस में होगी? ये वैल्यू होगी माइनस में, राइट? अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप चेक कर लीजिएगा उसको। ये वैल्यू आ गई डेल्टा H4। तो ये वैल्यू हमने कितनी रख दी यहां पर? -1518 रख दो। इसको अब हमने क्या किया? 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड N। देखो ये चीज जो है डेल्टा H3, ये H बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी ही है, क्योंकि आप चेक करो यहां हुआ क्या है, H और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा गया है।
तो ये हो गया 435.9। अब हम माइनस ले लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बॉन्ड सी ये आपको निकालनी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बॉन्ड सी ये आपको सॉल्व करनी है, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बॉन्ड एच जो कि दी है 416। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। -1518 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 7 आएगा, 27 हो गया तो ये 7 आएगा, 15 और एक 16 आएगा, 9 और एक 10 आएगा, 12 और एक 13 आएगा। एक के बाद डेसिमल हो ही गया है, ये हो गया। ये वैल्यू माइनस में सी बॉन्ड सी यहां पर ले लिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बॉन्ड सी ये सॉल्व करना है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू भी ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस में ही होगी, तो 6 यानी 3 कैरी हुआ, 9 हो गया, 24 हो गया। ये तो ये वैल्यू माइनस में है, आपको बेसिकली निकालना ये है। अगर ये निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में होगा तो कुल मिला के क्या बना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बॉन्ड सी इज इक्वल टू ये 1306.7 ये प्लस में रहेगा, और ये वाला वैल्यू ये भी प्लस में आ जाएगी, -2496 होगा। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं साथ में ही और फिर माइनस करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 0.7 तो रहेगा ही रहेगा, एज सच ये 0.7 होगा, क्योंकि ये जुड़ के बड़ी वैल्यू आएगी, ये कम आएगी। अब इसको जोड़ो, चलो जोड़ लेते हैं एक बार में, पहले जोड़ लेते हैं। 8 6 14 ये 4 हुआ, 4 और एक 5 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, और ये 2, और ये माइनस में कितना हो गया, माइनस में हुआ है 2496। इसको सॉल्व करें अगर हम, ये 0 ये 7 हो गया, 0.6, 14 से 6 ये 8 जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 4, फिर 14 से 9 जब होगा माइनस तो 5 आएगा, और फिर ये कितना बचा यहाँ 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 2 से 2 0, 358.7 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। तो अगर हम आंसर यहाँ पर देखें, आंसर यहाँ पर दिया है 329.77। तो बेटा में भी हम लोगों से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो, बट तरीका बिल्कुल यही रहेगा, या हो सकता है आंसर गलत हो, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है कैलकुलेशन में। एक बार हम लोग चेक करते हैं, या तो वैल्यूज लिखने में कोई गलती हुई है, -84.67 ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, 716.7 ये वैल्यू भी ठीक है, 435.9 ये वैल्यू भी ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे माइनस में है। इसको हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा, यहां से आपका जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। 1 मिनट देख लेते हैं बेटा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करिए। एक तो ये आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 435.9 को, तो 435.9 इंटू 3, तो ये आ रहा है यहाँ पर 7, तो ये गलती थी। इसके बाद अगर हम इसको 7 कर दें तो इनको अगर हम ऐड करें दोनों को, तो ऐड करने पर ये वैल्यू आ रही है प्लस 1518, तो ये वैल्यू बन रही है 2825। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ था कैलकुलेशन में, 2825.7। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू के बाद माइनस करेंगे 24 और 96, 2496, तो ये 329.7 जो कि आंसर बुक में दिया हुआ है, 329.7 किलो जूल पर मोल। तो बेटा जी ये होती है बॉन्ड एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो एंथैल्पीज हम लोग पढ़ते हैं वहाँ का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। बस एक लेक्चर इसका और देंगे जो कि होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको भी मिस मत करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पूरी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी दिसंबर तक, 11th की दिसंबर लास्ट तक मिल जाएगी, और 12th की तो उससे पहले ही ख़त्म हो चुकी होगी। मतलब जेई या नीट का पूरा प्रोग्राम आपका दिसंबर लास्ट तक ख़त्म हो चुका होगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो एकेडमिक के हैं उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स के पैटर्न्स वो सब प्रैक्टिस करेंगे,
और इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके कॉम्पिटिटिव वाले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत टाइम होगा हमारे पास, तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे प्रमोट कीजिए, मैं तो लगा हुआ हूँ ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।